हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द रिसेप्टर में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, क्लासिफिकेशंस क्या और इंडिविजुअल ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन और था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि जो डिजीज़ है और जिस दवा के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो तो डिजीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं तो हमारा जो कंसर्न है वो स्पेशली सबसे ज़्यादा रहता है ड्रग्स के ऊपर ना, कि ड्रग्स को बहुत अच्छे से बताया जाए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइल या फिर जो भी इंडिकेशंस हैं उसकी, मतलब ऑल ओवर अगर बात करें ड्रग्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है इन फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। हाँ, आपका क्वेश्चन ये रहता है कि भाई डिजीज़ के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। अगर बहुत लंबा वीडियो खींचेगा तो थोड़ा सा आपको भी बोरिंग फील होगा, आप देख रहे हो वीडियो को ना। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, जब भी आप फार्माकोलॉजी स्टडी करते हो, अगर कोई डिजीज है ना, कोई बीमारी के बारे में आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लीजिए, जो कि आपने पहले से पढ़ा होता है। इसलिए पहले पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसके बाद फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। जब भी आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे आपको कॉस्टिव एजेंट के बारे में पता लग जाएगा, रीजन पता लग जाएंगे, मेन रूट कॉज पता लग जाएगा कि बीमारी का क्या है, और उसी रूट कॉज पे हमारी दवाइयाँ काम करती हैं। जितनी अच्छी आपकी पैथोफिजियोलॉजी होगी डिजीज या डिसऑर्डर सिंड्रोम की, उतनी अच्छी आपकी फार्माकोलॉजी का टारगेट साइट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और दवा के बारे में आप उतना प्रिडिक्शन कर पाओगे, उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले आप बीमारी के बारे में पढ़ लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, उसकी इटियोलॉजी पढ़ लीजिए, उसके बाद फार्माकोलॉजी की तरफ मूव करिए। अगर आप डायरेक्टली फार्माकोलॉजी की तरफ मूव करोगे, डायरेक्टली लाइक एग्जांपल ले लिया, जब हम अस्थमा के बारे में बात करेंगे तो आपको अस्थमा के बारे में नहीं पता है भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्या कॉस्टिव फैक्टर है, इसके क्या लक्षण होते हैं, तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स आपको समझ में नहीं आने वाली है, श्योर नहीं समझ में आने वाली है। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि पहले आप थोड़ा सा देख लो अस्थमा के बारे में, जो आपने पहले पढ़ा होता है, उसके बाद आप एंटी एस्थमेटिक की तरफ आइए, फार्माकोलॉजी की स्टडी करिए, तो आपका बेटर ऑप्शन होता है अंडरस्टैंडिंग का। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा मतलब अस्थमा क्या होता है ना, सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रोंकियल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियो ब्रैंकियोल स्मूथ मसल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल to variety of stimuli resulting in narrowing of air tubes। ठीक है, इस लाइन की अगर बात करें, इसमें ये लिखा है कि हमारी जो ट्रैकियो ब्रैंकियोल्स होते हैं ना, अगर हम बात करें इस रीजन की ना, मतलब जो ओरल कैविटी से हमारा रेस्पिरेटरी तक गया है, स्मूथ मसल्स बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, फिर कोई आपका स्टिमुलाई हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट हो सकता है, कोई साइकोजेनिक प्रॉब्लम हो सकती है, भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिफिनेशन का मतलब ये है कि जो हमारी ट्रैकियो ब्रैंकियोल्स स्मूथ मसल्स है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। एंटी एस्थमेटिक ड्रग को स्टार्ट करने के पहले हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे, आपको प्रयास करना समझने का। एग्जांपल के तौर पे हमने 2 मार्कर लिए हुए हैं, ठीक है। चलो, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब इन दी सेंस जो हमारी रेस्पिरेटरी ओरल से लंग्स तक गई है ना, एक ट्यूब ही तो है जिससे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। एयर भी है हमारा, एयर ट्यूब है, तो ये हमारी क्या है, एयर ट्यूब है। अगर ये ऐसे रहे, ऐसे चलो एक मान लेते हैं हम, ये आपका हेल्थी पर्सन का ट्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा ट्यूब है, ठीक है, जिससे हम प्रॉपर अपना रेस्पिरेशन सांस ले रहे हैं। अगर इस ट्यूब का जो डायमीटर है और कम हो जाए, पहले ये था, ठीक है, डायमीटर इसका कम हो गया, तो क्या हुआ, हम जो प्रॉपर सांस ले रहे थे हमें क्या होगा, बहुत तेज तेज सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, प्रॉपर एयर भी हमारा काम नहीं कर रहा है, ट्यूब हमारा प्रॉपर हमें ब्रीथ नहीं हो पा रहा है। तो हम ऐसे करेंगे ना, मतलब बहुत तेज तेज सांस लेंगे, क्योंकि जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रीजन क्या था, रीजन हमारा ये ट्यूब था हेल्थी पर्सन का। अब ये अगर अस्थमा हुआ है तो ये ट्यूब हो गया है सकरा, नैरो हो गया है। इसी वजह से मेजॉरिटी में जो आपकी रेस्पिरेटरी की दिक्कत आती है, अस्थमा की दिक्कत आती है, तो मोस्टली केस देखे गए कि यही प्रॉब्लम आती। अब दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे। चलो भाई, हमने एक ट्यूब बना दिया, ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, श्वास नली है, ट्यूब बोलते हैं या फिर श्वास नली है, जिसका नाम है हमारा ए, ठीक है। एक हमारे पास दूसरी श्वास नली है जिसका नाम है बी, क्लियर, और एक हमारे पास है तीसरी श्वास नली जिसका नाम हमने रख दिया सी। अब बहुत अच्छे से आप कैमरे में ये देख पा रहे होंगे कि तीनों श्वास नली में ट्यूब में अंतर है। जो हमारी ट्यूब ए है उसको मान लेते हैं हेल्थी वॉलंटियर्स है, वो अपनी मान लेते हैं मेरी रिस्पिरेटरी ट्यूब है वो।
अब बी है जिनको अस्थमा है, जिनको रिस्पायरेटरी की दिक्कत है उनका है, और जो सी है आफ्टर ट्रीटमेंट है, मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट जिस पर्सन को अस्थमा हुआ था, रिस्पायरेटरी की दिक्कत हुई थी, मतलब जो ट्यूब है एयर ट्यूब बी वो नहीं है, हमने उसको ट्रीट कर दिया है अपनी दवाइयों से, अब ट्यूब का जो आकार है इस तरह का हो गया है। दिस इज ऑल ओवर अस्थमा, या फिर हम बोले रिस्पायरेटरी की दिक्कत। अब थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हमारा हेल्थी वॉलंटियर्स था, ये हमारा हुआ है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे आपने यहां पे देखा था कि नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब, जो एयर ट्यूब है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो क्या है, सिकुड़ गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। तो जो ट्यूब नंबर बी है वो है नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब, सिकुड़ गया है प्रॉपर, इस वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब जो हमारा ट्यूब नंबर सी है वो क्या है, वो है आफ्टर ट्रीटमेंट। जो हमारा ट्यूब बी है, जब हमने दवाइयां दी तो हमारा ट्यूब हो गया ब्रॉड, उसको बोलते हैं ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेटरी मेडिसिन देते हैं तो जो ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे प्रॉपर आराम से हम अपनी सांस लेते रहते हैं, ब्रीथ करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं रिस्पायरेटरी के कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो हमारी अस्थमा ऐसी दिक्कतें वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं। आपको और अच्छे से थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करें भाई सिम्टम्स के, इसके लक्षण क्या होते हैं। की बात करें मेजर है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है, डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग हो सकती है ना। वीजिंग, वीजिंग एक तरह का साउंड होता है जब भी आप अस्थमा के पेशेंट के पास बैठेंगे, फिर रिस्पायरेटरी जैसी दिक्कतें होती हैं लोगों को, एक सांस में आवाज आती है। फिर छोटा बच्चा से सांस लेता है ना निमोनिया के केस में, तो सांस में साए साए की आवाज आती है, उसको बोलते हैं वीजिंग, ठीक है। कफ की दिक्कत हो सकती है, फिर आपको थकावट जैसी दिक्कतें आ सकती हैं जिसको बोलते हैं हम टायर्डनेस। क्लियर। बात करें भाई अस्थमा का ट्रिगर फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब किस वजह से ट्रिगर हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रिगर फैक्टर की बात कर रहे हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का, लाइक किसी को रिस्पायरेटरी की पहले दिक्कत है, फिर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन है, फिर कोई निमोनिया का केस है। इरिटेंट हो सकता है आपका, लाइक आपका कोई स्मोक पार्टिकल हो सकता है, कोई आपका डस्ट पार्टिकल हो सकता है। पॉल्यूशन की बात करें तो स्पेशली पॉल्यूटेंट हो सकते हैं आपके एयर पॉल्यूटेंट्स, लाइक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं ना, सल्फर वगैरह हो सकते हैं, इनसे दिक्कत होती है। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो ड्यूरिंग अस्थमा, अगर आपको अस्थमा और एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आपका थोड़ा जो रिस्पायरेटरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, कंडीशन वर्स्ट होने लगती है, कोल्ड एयर से दिक्कत आती है। साइकोजेनिक अस्थमा होता है कि मतलब किसी इमोशनल इवेंट हो गया आपके साथ, इमोशनल कोई घटना हो गई, तो उसके वजह से भी बहुत हद तक देखा गया है कि अस्थमा है साइकोजेनिक प्रोड्यूस हो जाता है ना। अब बात करते हैं भाई कि हमारे पास ड्रग्स है अस्थमा की, तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में, ठीक है। जो इसका पहली क्लासिफिकेशन हुआ है रिलीवर्स, मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स। हर एक बुक में अपना अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है जो ड्रग्स को, है ना। तो इसमें देखते हैं पहला रिलीवर्स या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स। अब इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है सिलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। अभी आप क्लासिफिकेशन देख लो, डिस्कस डिटेल से करेंगे, आपको बताएंगे बीटा 1 का होता है, बीटा 2 का काम क्या है, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले आप क्लासिफिकेशन केवल ड्रग के नाम देख लो यहाँ पे ना। सिलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट में हमारा है, पहला है शॉर्ट एक्टिंग में सॉल्बुटामॉल, फेमोट्रोल, ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्ग एक्टिंग में तो आपका फॉर्मेट्रोल एंड आर्फोरमोट्रोल। बात करें बी नंबर में नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, वो हमारा सेलेक्टिव था बीटा 2 और ये हमारा है बीटा एड्रेनर्जिक, ठीक है। तो इसमें हमारा है ऑर्सिप्रिनेलिन एंड एड्रेनालिन, इसमें आएगा। अब जो बात करें सी नंबर, इसमें आपका आएगा फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, मतलब पीडीई, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स पीडीई, स्पेशली थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन। अगर बात करें एंटीकोलिनर्जिक तो आपका आएगा एप्राड्रोपियम ब्रोमाइड एंड एक्लिडीनियम, ये आएंगे आपके एंटीकोलिनर्जिक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पहला पॉइंट क्या था, हमारा था रिलीवर ब्रोंकोडायलेटर। सेकंड हमारा है कंट्रोलर, ये फिर हम बोले एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्लस लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें दोनों आते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट भी आते हैं और आपके स्टेरॉइड भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग है वो आपकी है बुडेसोनाइड एंड फॉर्मेट्रोल, 2 ड्रग है इसमें। नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, तो इसमें मोस्टली आते हैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। बात करें नंबर सी की तो इसमें ल्यूकोट्राइन एलटी मॉडिफायर्स, ठीक है। मॉडिफायर्स में 2 आते हैं, या फिर हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे देंगे या फिर हम ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर दे देंगे। अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो मोन्टेलोकोस्ट आता है इसमें। अगर हम सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करेंगे तो इसमें आता है जिल्यूटोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर डी मास्ट सेल स्टेबलाइजर।
मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारा क्या है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड न्यूडोक्रोमिल, ठीक है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड न्यूडोक्रोमिल आता है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर में। अगर हम बात करें PAF मतलब प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट, तो इसमें आएगा कीटोटेफेन, क्लियर। और जो हमारे लास्ट है हमारे पास है, वो हमारे पास है anti-IgE एंटीबॉडी। जो ड्रग है वो हमारी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में काम करती है और एंटीबॉडी का नाम क्या है, IgE, क्लियर। इसमें आता है हमारा उमालीजुमैब, ठीक है। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो पहले हमारे पास है वो है सिम्पैथोमाइमेटिक, और स्पेशली इसलिए इसमें है हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें आपने सॉल्बुटामॉल के बारे में पढ़ा था ना। तो हमारे कुछ थे बीटा 2 एगोनिस्ट और कुछ थे नॉन सेलेक्टिव। आपको पता होगा जो बीटा रिसेप्टर किसमें आता है, वो एडर्जिक सिस्टम में आता है। लाइक आपका बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कैसे याद रखें, इनकी कहाँ पे लोकेशन होती है। तो ऐसे याद करना है आपको, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो आपको इनका जो लोकेशन है ना, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो इसको याद रखना है HLB स्केल आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। H स्टैंड फॉर हार्ट, मतलब बीटा 1 हार्ट में मिलेगा, बीटा 2 आपका मिलेगा लंग्स में, और जो बीटा 3 वो मिलेगा ब्लैडर में। तो याद रखना है HLB मतलब हार्ट, लंग एंड ब्लैडर, क्लियर। आपको समझ में आ गया। तो बीटा 2 कहाँ मिलेगा आपका, स्पेशली लंग्स एरिया में मिलेगा, क्योंकि हम रिस्पायरेटरी की बात कर रहे हैं ना। बीटा 1 की बात करेंगे तो हम बीटा ब्लॉकर पढ़ते हैं जब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टडी करते हैं ना। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, डेनर्जिक ड्रग्स बाइंड विद बीटा 2 रिसेप्टर, स्पेशली सॉल्बुटामॉल ना, बाइंड विद बीटा रिसेप्टर्स। उसके बाद ये क्या करते हैं, CAMP को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब भी CAMP आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होगा, ल्यूकोट्राइन हिस्टामिन्स का रिलीज कम हो जाएगा, और जो ब्रोंको स्पाज्म है ना, वो डायलेशन में चेंज हो जाएगा। मतलब जो ब्रोंको स्पाज्म है वो रिलैक्स हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट मिल जाएगा ना। तो इस तरह से आपके काम करते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक। इसके अलावा अगर हम बात करें सॉल्बुटामॉल के बारे में थोड़ा सा, तो दिस इज हाईली सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। सबसे ज्यादा जो सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है वो है आपकी सॉल्बुटामॉल। स्पेशली इसको इनहेल्ड सॉल्बुटामॉल डिलीवर्ड मोस्टली फ्रॉम प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेल, दिस इज कॉल्ड PMDI, प्रोड्यूस ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। मतलब जो स्पेशली सॉल्बुटामॉल है उसको हम एक प्रेशराइज्ड मीटर डोजेस फॉर्म में लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इनहेलेशन होता है, और इनहेलेशन को जब भी हम प्रेस करते हैं ना, तो उसमें मीटर डोज मतलब एक बिल्कुल क्वांटिटिव डोज निकलती है। जितनी भी हमें निकालना है उसमें पहले से ही सेट कर दी जाती है। जब उसको पुश करते हैं तो एक क्वांटिटिव वहां से डोज निकलती है। आपने सुटिक्स में पढ़ा होगा उसके बारे में ना। विद इन 5 मिनट्स एक्शन हो जाता है, और लगभग 24 आवर तक इसका एक्शन रहता है। बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है अगर हम बात करें इनहेलेशनल की, अस्थमा के केस में ना। बात करें इसकी साइड इफेक्ट की, मसल ट्रिमर की दिक्कत आती है, पाल्पिटेशन की दिक्कत आती है, गले में खराश हो सकती है ना, या फिर आपका हाइपोकैलेमिया जैसी दिक्कतें आ सकती हैं आपको सॉल्बुटामॉल के साथ, या फिर जो और आपके बीटा एगोनिस्ट के कैटेगरी में आते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक की कैटेगरी में ना। बात करें क्लास नंबर B की, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स में, इसमें स्पेशली आपके कौन से थे, थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन ना। तो थियोफाइलिन इज वन ऑफ दीज नेचुरल अकरिंग methylated xanthine alkaloids like caffeine, theophylline and bromine. थियोफाइलिन, ब्रोमीन एंड कैफीन बहुत ही वेल नोन एक मिथाइलेटेड xanthine डेरिवेटिव प्रोडक्ट है आपके, और जो आपका थियोफाइलिन है बहुत अच्छा काम करता है ना। अब देखो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, अगर ATP से हमारा क्या बना, CAMP, ठीक है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना, प्रेजेंस ऑफ एडेनाइल साइक्लेज। उसके बाद CAMP से हमारा बन गया 5-AMP मतलब 5 एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और जब भी आपका 5-AMP बनेगा रिस्पायरेटरी में, तो क्या होगा, हिस्टामिन्स रिलीज होंगे, आपके ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होने लगेंगे, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की दिक्कत आएगी ना। अब क्या हुआ, जो CAMP था मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से हमारा 5 एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज 4, याद रखना है फॉस्फोडाइस्टरेज 4। उसको कौन इनहिबिट कर रहा है, उसको कर रहा है आपका थियोफाइलिन लाइक एंड अमीनोफाइलिन। अब जो PDE4 इनहिबिटर्स हैं आपका अमीनोफाइलिन है, थियोफाइलिन, जिससे आपका 5-AMP नहीं बनने दे रही है, और कहीं ना कहीं आपको ब्रोंकोडायलेशन कॉज हो रहा है, हिस्टामिन और आपका ल्यूकोट्राइन्स का जो लेवल है वो सप्रेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा एक और इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ये क्या करती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देती है, जिससे आपका ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है, क्लियर। बात करें इसके साइड इफेक्ट की,
तो सबसे बड़ी एक दिक्कत है इसके साथ, अगर हम बात करें थियोफाइलिन की, इसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है ना वो थोड़ा सा नैरो है। इसका मतलब ये होता है, नैरो सेफ्टी मार्जिन का मतलब होता है टॉक्सिसिटी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें ना। सिर दर्द की दिक्कत आ सकती है, नोजिया की दिक्कत आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। बहुत सारे केस ऐसे देखे गए हैं कि लोगों को डेथ भी हो जाती है अगर हम अमीनोफाइलिन या फिर थियोफाइलिन को पैरेंटल आईवी फॉर्म में देते हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर सी, एंटीकोलिनर्जिक। अगर हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक की स्पेशली, तो हमारे पास एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। अब देखो क्या होता है, स्पेशली जो एंटीकोलिनर्जिक हम यूज करते हैं वो स्पेशली यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर इंड्यूस अस्थमा। बीटा ब्लॉकर से अस्थमा प्रोड्यूस हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। अगर किसी पर्सन को बीटा ब्लॉकर्स की वजह से अस्थमा हो रहा है तो उस केस में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लो, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम से बिलोंग करती है। अब आपको पता होना चाहिए कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर है। एमएम रिसेप्टर है और एक एनएम रिसेप्टर है। तो आपका एमएम रिसेप्टर में मस्कार्निक रिसेप्टर में M1 है, M2 है, M3 है। तो स्पेशली जो आपका एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है वो M2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर की लोकेशन, कौन सी ड्रग स्पेसिफाइड कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फार्माकोलॉजी में। तो जो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है आपका एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, वो स्पेशली M2 रिसेप्टर से बाइंड होता है और M2 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ब्रोंकोडायलेशन करा देता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग इसमें आपकी जो है वो ब्रोंकोडायलेशन कॉज करेंगी, तभी अस्थमा में रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो हमारी है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। अब ध्यान से समझना है आपको, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स में दो कैटेगरी की ड्रग हैं। पहली तो है आपकी ल्यूकोट्राइन इंटागोनिस्ट जिसमें आपके मोंटेल्यूकोस्ट आते हैं, और दूसरा है ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर जिसमें आपका आता है जिल्यूटोन। ठीक है, अब हम समझेंगे दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अब ध्यान से समझना है आपको, अगर हम बात करें ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स की तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ल्यूकोट्राइन कहां से बना। भाई ल्यूकोट्राइन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से जब वो रिलीज होता है तो हमारे बॉडी में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आती है। तो पहले ये समझना पड़ेगा ल्यूकोट्राइन कहां से आया है भाई ना। तो ल्यूकोट्राइन अगर समझे हम सिंथेसिस, उसकी बायोसिंथेसिस, सबसे पहले हमारे पास है मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, हमारे सेल के अंदर है, हमारी सेल है बाइफास्फोलिपिड से बनी हुई है। अब वहां से रिलीज हुआ एरेक्डोनिक एसिड। ठीक है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से हमारा बना है एरेक्डोनिक एसिड, किसके प्रेजेंस में 5 लाइपोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में एरेक्डोनिक एसिड बना है। उसके बाद बना है हमारा ल्यूकोट्राइन A4, यहाँ पे आप देख रहे हैं ल्यूकोट्राइन A4 से बना हमारा ल्यूकोट्राइन B4 एंड ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4 एंड ल्यूकोट्राइन E4। दीज आर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब देखो हमारी दोनों ड्रग कहां पे काम करती हैं। अगर बात करें जिल्यूटोन की तो ये हमारा पहले ही स्टेप जो हमारा फास्फोलिपिड से एरेक्डोनिक एसिड बनना है हमारा 5 लाइपोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में, वहीं पे ही ब्लॉक कर रहा है। तो अगर एरेक्डोनिक एसिड को ही इसने नहीं बनने दिया तो ना ही हमारा LT-B4 बनेगा, ना ही C4, D4, E4 और ना ही A4। मतलब जो आपके ल्यूकोट्राइन के सब यूनिट हैं आपके, ल्यूकोट्राइन ही नहीं बनेगा। मतलब एरेक्डोनिक एसिड का पहले ही जो पहला स्टेप है वहीं पे उसने ब्लॉक कर दिया। तो ये कुछ हद तक, काफी हद तक सही है ना। पहला तो आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस इनहिबिटर। बहुत ध्यान से समझना है, स्पेशली एंट्रेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ल्यूकोट्राइन अगर सिंथेसिस इनहिबिटर पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से जो हमारा एरेक्डोनिक एसिड बनना है 5 लाइपोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में, वहां पे ब्लॉक करता है वो। ठीक है, बात करें हम जो हमारे इंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्राइन LT इंटागोनिस्ट, वो कहां पे करते हैं। एरेक्डोनिक एसिड बन गया हमारा LT4, LT-B4 बन गया, C4, D4, E4। अब देखो ल्यूकोट्राइन के पास एक रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं सिस्टिनिल LT रिसेप्टर। सिस्टिनिल LT रिसेप्टर है, बहुत ही इसकी इफेक्टिविटी होती है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से। अब क्या करते हैं, जो आपका म्यूनटोलोकॉस्ट है या फिर हम बात करें ल्यूकोट्राइन इंटागोनिस्ट है, इसको ब्लॉक कर देते हैं, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो आपका ल्यूकोट्राइन जो है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो ल्यूकोट्राइन इसी रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, इसी का रिसेप्टर है। तो जब यही ब्लॉक हो जाएगा तो ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस ही नहीं होगी आपके बॉडी में, ना ही इन्फ्लेमेशन कॉज होगा, ना ही रेस्पिरेटरी में वो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो आई होप आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो पहले अगर आपने ल्यूकोट्राइन की बायोसिंथेसिस समझ ली है तो आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर बायोसिंथेसिस नहीं समझ में आ रही है तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आएगा। तो इसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आपको मैकेनिज्म का बायोसिंथेसिस देखना पड़ेगा, उसके बाद दोनों जो ड्रग है वो आपको पता लग जाएंगे। अब बात करें, हमारे पास है पीएएफ एंटागोनिस्ट, मतलब प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स में हमारी एक दवा है जिसका नाम है कीटोटेफेन। इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दिस इज H1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी। और H1 रिसेप्टर हमारा स्पेशली स्मूथ मसल्स में होता है, स्किन सरफेस पे होता है ना। क्या करता है, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एलर्जी तो बढ़ी जाती है ना, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। तो H1 रिसेप्टर H1 एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन है इसका है, जो आपकी एयरवे में इन्फ्लेमेशन हुआ है ना, जिससे हम सांस ले रहे हैं ना, जिस एयरवे से सांस ले रहे हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उसको भी ये कम करता है। जो हमारे पास नेक्स्ट है एंटी आईजी एंटीबॉडी, ठीक है। और जो आईजी एंटीबॉडी है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है एलर्जी कॉज करने में। अगर उसका लेवल बढ़ गया तो आपकी बॉडी में बहुत सीवियरिटी ऑफ एलर्जी बढ़ जाएगी। आपको सीओपीडी हो सकता है, आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, मतलब रिस्पायरेटरी की बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब देखते हैं भाई थोड़ा सा काम कैसे करता है। अब जो आपकी एंटी आईजी में एंटीबॉडी में जो ड्रग है वो हमारी है ओमालीजुमैब। ओमालीजुमैब है, वो क्या करती है, बाइंड हो जाती है हमारी आईजीई एंटीबॉडी से। स्पेशली आपको एंटीबॉडी आईजी का नाम याद रखना है जब भी आप अस्थमा या फिर रिस्पायरेटरी जैसी बीमारियां पढ़ रहे हो। तो ओमालीजुमैब किससे बाइंड होती है, आईजीई, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, आईजीई का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगा। जब भी ओमालीजुमैब आईजी से बाइंड हो गई, अब सेल के अंदर उसका लेवल कम होने लगा। क्यों कम होने लगा, क्योंकि जो ओमालीजुमैब है ना, वो आपकी एंटी आईजी एंटीबॉडी है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है ना, कम होने लगा। अब क्या हुआ, हमारे पास एक रिसेप्टर है जिसको बोलते हैं एप्सी एप्सिलॉन आर आई, यहाँ पे ई नहीं है, एप्सिलॉन है ये। अब क्या हुआ, जो ओमालीजुमैब है इससे बाइंड होके उसने इसके एक्सप्रेशन को कम कर दिया। किसके एक्सप्रेशन को, एप्सी एप्सिलॉन आर आई रिसेप्टर के जो एक्सप्रेशन है उसको कम कर दिया। और जब भी इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, स्पेशली वैसोफिल्स में और मास्ट सेल में इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है। और आपको पता है मास्ट सेल से सबसे ज्यादा रिलीज होता है आपका हिस्टामिन। अब क्या हुआ, जब भी इसका एक्सप्रेशन कम हो गया, एप्सी एप्सिलॉन आर आई स्पेशली लोकेशन वैसोफिल और मास्ट सेल, तो क्या हुआ, जो मीडिएटर है ना, जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे वो कम हो गए, लाइक आपका ल्यूकोट्राइन्स और हिस्टामिन्स। नेक्स्ट क्या हुआ, जो आपकी एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो रहे थे, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस बढ़ रहे थे एयरवेज में, वो भी रिड्यूस हो गए। तो अल्टीमेटली ओमालीजुमैब आपका एप्सी एप्सिलॉन आर आई के एक्सप्रेशन को कम करता है। कहां पे करता है, मास्ट सेल या फिर वैसोफिल्स में कर सकता है, जिसकी वजह से जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं या फिर जो रिस्पायरेटरी में आपके एयरवेज में इन्फ्लेमेशन है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको इसका भी मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करें तो इसमें हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है। अब इसको समझना बहुत ही इजी है, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा, तो उसके लिए बहुत माफी चाहूंगा मैं। अब थोड़ा समझना है आपको, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, एनवायरमेंट में रहते हैं, ऐसे बोलें जब भी रिस्पायरेटरी की दिक्कत आती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, तो लोगों को हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, या फिर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल भी आ गया तो बहुत ज्यादा उन्हें सर्दी खांसी जुकाम की दिक्कत आने लगती है ना, एलर्जी की दिक्कत रहती है। अब इसको थोड़ा समझना प्रयास करेंगे समझाने का। जैसे मान लो हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल है, एज ए एंटीजन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो हमारे बॉडी में एंट्री कर गया और हमारी बॉडी ने फॉर्मेशन कर लिया एंटीबॉडी का। जब भी एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में मास्ट सेल के पास क्या हुआ, जो एंटीबॉडी है वो वहां पे गई, चपक गई जाके, मतलब अटैच हो गई। जो एंटीबॉडी हमारी मास्ट सेल के पास अटैच हुई है, अब उसके बाद हमारा फर्दर स्टेप क्या हुआ, जो मास्ट सेल में है उसमें होने लगा डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन तब हुआ है जब मास्ट सेल के पास हमारी एंटीबॉडी के ऊपर अटैच हो गया एंटीजन, क्योंकि एंटीजन आया हुआ तो उसको भी तो कहीं अटैच होना पड़ेगा, तभी तो एक्शन दिखाएगा। जब मास्ट सेल के पास हमारा एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन अटैच हो गया, वहां पे हो गया डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। और जब भी डीग्रेनुलेशन होता है मास्ट सेल के पास, तो क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करता है आपका, लाइक साइटोकाइंस, ल्यूकोट्राइंस या फिर आपका हिस्टामिन। और जब भी ये मीडिएटर रिलीज होंगे, आपको पता है कि अस्थमा इंड्यूस हो जाएगा। तो वही चीज हुई है, एंटीजन एंटीबॉडी मिला यहाँ पे मास्ट सेल से,
एंटीबॉडी अटैच हो गई, उसके बाद हमारा मास्ट सेल में डीग्रेनुलेशन हुआ, जिससे जो एंटीबॉडी थी उसके ऊपर एंटीजन अटैच हो गया। ये आपका एंटीजन है और ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मास्ट सेल में डीग्रेनुलेशन होने लगा, जिससे रिलीज हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। ध्यान समझना है आपको, जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है कैसे काम कर रहा है, जो मास्ट सेल के अंदर आपका डीग्रेनुलेशन हो रहा है। जब भी मास्ट सेल के अंदर डीग्रेनुलेशन होगा, जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक आपका हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स वो रिलीज होने लगेंगे, अस्थमा की जो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, तो उसी को ये ब्लॉक कर देता है। ना ही आपका ल्यूकोट्राइन मतलब आपका रिलीज होता है, ना ही आपका हिस्टामिन रिलीज होता है। तो आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू।